नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि बैठक के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हित में कई बड़े और कड़े फैसले लेते नजर आते हैं। आज भी ऐसा ही देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नगर निगमों और निगम परिषदों और नगर पालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का यहां पर फैसला दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में पहले ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा योजना चला रखी है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को नगर निगमों और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठोस कचरा तौल में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरा ले जाने वाले वाहनों की निकासी और एंट्री पॉइंट पर तौल मशीनें लगाई जाए। वास्तविक भार के अनुसार ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे से जो भी बायो उत्पाद निकलता है उसकी भी मार्केटिंग की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला जैसे बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट की ड्रोन तकनीक से भी निगरानी की जाए, ताकि डंपिंग पॉइंट तक कचरे की कितना मात्रा पहुंच रही उसका पता लगता रहे। मुख्यमंत्री ने कचरे के साथ साथ सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के निर्देश देते हुए कहा कि जिन शहरों में पुरानी सीवरेज प्रणाली वहां पर नई सीवरेज लाइन डाली जाए, ताकि शहरों की पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। वहीं शहरी स्थानीय निकाय फ्लाइंग स्क्वाड में पुलिस के डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। जिस तरह से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने या विभागों में गड़बड़ी होने के अंदेशों के चलते स्वतः संज्ञान लेते हुए छापेमारी करती है, उसी तरह शहरी स्थानीय निकाय फ्लाइंग स्क्वाड भी ठोस कचरा संयंत्रों और डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण और वाहनों की निकासी और प्रवेश पॉइंट पर दबिश देगी। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री हर टेंडर की खुद निगरानी कर रहे हैं। मूल भाव के लिए उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी और कार्यावंटन कमेटी के समक्ष सीधे बैठने का ठेकेदारों को अवसर मिला है, जिससे खरीद प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि सरकार निविदा में दिए गए रेट से 30% तक बचत करने में सफल रही है। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरगामी सोच को दर्शाता है। यही वजह है कि आज हरियाणा हर क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा को यहां पर लिख रहा है। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक जिला में 315 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक नई सड़क के निर्माण के लिए यहां पर प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में कनेक्टिविटी और ढांचागत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रोहतक जिले में 315 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक नई सड़क के निर्माण के लिए 21.27 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। ये 3790 मीटर लंबाई और 5.5 मीटर चौड़ाई वाली
महत्वाकांक्षी परियोजना 9 महीने में पूरी हो जाएगी और रोहतक के निवासियों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। रोहतक की चिन्योट कॉलोनी से शुरू होकर सेक्टर 6 तक जाने वाली इस नई सड़क से 50,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। ये गांधी कैंप, झंग कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, सुभाष नगर, किशनपुर, मॉडल टाउन, लक्ष्मी नगर, कबीर कॉलोनी, विशाल नगर, सेक्टर 5 और सेक्टर 6 सहित विभिन्न कॉलोनियों को आपस में जोड़ेगा। रोहतक में 3.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक भारत का पहला ट्रैक था, जिसे रेल मंत्रालय की ओर से 315 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, जिसमें से 225 करोड़ रुपए राज्य के हिस्से में दिए गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व को चिन्हित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और रोहतक जिले के निवासियों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। आपको बता दें कि परिवर्तनकारी प्रयास, ढांचागत उत्कृष्टता और सामाजिक आर्थिक प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अधिक जुड़ाव और समृद्ध हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के लिए लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत बुधवार को गांव गांगर से लेकर गांव जोहड़ माजरा तक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पिछले 9 सालों से केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा अब विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में इस यात्रा के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत बुधवार को गांव सलवासा, बांबड़, जाटूसना, गुरावड़ा, ढढोई और लालपुर सहित कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आम जन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा किन किन गाँव में आयोजित की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव तातरपुर में आयोजित की गई। पानीपत के गांव बेगमपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, पानीपत के गांव अहमदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, पटौदी ब्लॉक में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, गांव बड़ा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, गांव नंगला रोडन में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिला फतेहाबाद के गांव ढाड़ी टोबा में, गांव जोहड़ माजरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, गांव गांगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा, गांव कुम्हारिया फतेहाबाद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हरियाणा कैबिनेट के मंत्री से लेकर विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हरियाणा में जगह जगह पर नेता और मंत्रीगण प्रदेश के नागरिकों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा से आमजन को जानकारी दी जा रही है और योजनाओं का लाभ नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वहीं योग्य व्यक्ति को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य गरीब कल्याण की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाना, मोदी मनोहर सरकार की योजनाओं का लाभ 100% धरातल पर लोगों तक पहुंचाना। यात्रा का 60 दिनों में 6,300 गाँव में जाने का लक्ष्य रखा गया। गांव-गांव तक जाकर योजनाओं के लाभार्थियों का फीडबैक लिया जा रहा। जिन नागरिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें योजनाओं से जोड़ना। गरीबों, युवाओं, महिलाओं को रथ के जरिए जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड,
परिवार पहचान पत्र, वृद्धा सम्मान पेंशन की यहाँ पर जानकारी ली जाएगी। जरूरतमंद के घर द्वार तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मनोहर सरकार के पिछले 9 सालों के कार्यकाल गरीब कल्याण के साल रहे हैं। इस कार्यकाल के दौरान गरीबों के घरों में शौचालय बनाए गए, पक्के घर दिए गए, स्वच्छ जल के लिए जल जीवन मिशन योजना, हर घर नल से जल योजना चलाई गई। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के हित में किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष डाले जा रहे हैं, ताकि किसान बीज खाद के लिए आत्मनिर्भर हो सके। इसके अलावा गरीबों के जनधन के खाते खुलवाए गए, जिन खातों में सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सहयोग राशियां डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिना भ्रष्टाचार के इन तक पहुंचाई गई। इस कार्यक्रम में केंद्र और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को उन्नत तकनीक से परिचय कराने के लिए ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के दौरान विधायकों ने कहा है कि प्रदेश में ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित की गई है। अब लोगों को अनेकों योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के जरिए घर बैठे ही आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों को सीधा मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के बच्चों को और अधिक सुविधा देते हुए जहां स्कूल में आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गई, वहीं हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का कार्य भी किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए अपने अनुभव साझा करते हुए जाटूसरा निवासी महेश कुमार ने बताया कि उसके घर की हालत खराब होने पर उसने सरकार की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन किया था, जिसके बाद उसे सरकार से बिना किसी परेशानी और कार्यालयों के चक्कर लगाए 80,000 रुपए मिले। लाभार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय और गरीब कल्याण से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीबों का दिल जीत लिया है। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गरीब हितैषी बताते हुए धन्यवाद व्यक्त किया है। मेरा युवा भारत संगठन का उद्देश्य है युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना और आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उनकी भूमिका को मजबूत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं आज देश भर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित करने वाले बाबा साहेब के विचार सदैव हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया, गीता का ज्ञान शाश्वत और जीवन का पथ प्रदर्शक है। पिछले साल ये महोत्सव 16 दिन चला था और इस बार महोत्सव 18 दिन तक चलेगा। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की ओर से दिए गए श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत उपदेश कुल मिलाकर 5161 साल हो जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि साल 2016 के बाद से इस 7 सालों में अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में ये महोत्सव मॉरिशस, लंदन में भी मनाया गया था और सितंबर 2022 में कनाडा और इसी साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। साथ ही ब्रह्म सरोवर के तट पर 7 दिसंबर से शिल्प एवं सरल मेला शुरू होगा। ये मेला भी 24 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है
और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशियस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ, और अभी इस साल मॉरिशस का लंदन में भी हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ, और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी ही ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और अभी अप्रैल में यूएसए में। हाँ, तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा निमंत्रण है, श्रीलंका की ओर से। तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस नाते से जरूर ये विश्वव्यापी एक संदेश गीता का ये बनने जा रहा है। तो इस बार जो 8वां उत्सव ये होगा, इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस इस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहाँ आते हैं। तो उनको वहाँ स्थान भी हैं, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं। उसका एक सिस्टम है, 700-800 के लगभग वहाँ दुकानें हैं। उस पर वो आकर लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं और बहुत से अपने उपयोग की चीज़ों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीज़ें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीज़ें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा। 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा 22 दिसंबर को महोत्सव के दौरान पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस तक तीर्थों पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य भूमिका 164 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 22 दिसंबर को वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहाँ रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं, 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीज़ें लिखी हैं। 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समितियाँ बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीज़ें चल रही हैं। केडीपी के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियाँ हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको किया है। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है ए 12 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं देवेंद्र सिंह रोहतक से। देवेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है वीरेंद्र यादव, जो कि गुरुग्राम से सिविल सर्जन के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें तो आयुष्मान योजना में आपको मालूम होगा कि 2011 के SCCC के डाटा के आधार पे जिन परिवारों की जो वार्षिक आय 1,20,000 से कम थी, उनको इसमें सम्मिलित किया गया था और वो परिवार सालाना 5 लाख तक का इलाज मुफ्त ले सकता था। लेकिन हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसको आगे एक्सटेंडेड आयुष्मान या चिरायु नाम की जो योजना है वो हरियाणा में शुरू करी है। चिरायु योजना में हमने उन अंत्योदय परिवार को शामिल किया है जो 1,80,000 तक की जो सालाना इनकम जिन परिवारों की है, उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है। और सेम फैसिलिटी जो आयुष्मान के तहत हम देना चाह रहे थे, वही 5 लाख रुपए इन परिवारों को भी साथ में हमने दिया है। और अभी तक तकरीबन 98 लाख के करीब की अगर बात करूँ, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब हमारे जो हैं आयुष्मान और चिरायु के कार्ड जो हैं वो प्रदेश में जो हैं वो लोगों के हमने बना दिए हैं। और इसके साथ साथ ही आयुष्मान योजना को हमने जो चिरायु या निरोगी को भी एक योजना मुख्यमंत्री जी ने जो लॉन्च की, माननीय मुख्यमंत्री ने, उसमें हम इन चिरायु कार्ड धारकों का 2 साल में एक बार सभी किस्म की जांच जो है मुफ्त प्रोवाइड करवा रहे हैं। और गुरुग्राम में तकरीबन जहां हमने अभी तक अगर मैं बात करूं तो 2,34,000 या 35,000 एग्जैक्टली अगर मैं आपको कहूं, उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों की हमने निरोगी में ना केवल कार्ड या रजिस्टर किया है, बल्कि उनकी 20 लाख से भी ज़्यादा हमने जो है टेस्ट जो हैं वो फ्री प्रोवाइड किए। पूरे प्रदेश में हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब इन चिरायु कार्ड धारकों के जो विभिन्न टेस्ट हैं वो फ्री प्रोवाइड करवाए हैं। और ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया कि हमने चिरायु कार्ड में भी जो बनाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ के करीब इनके कार्ड बने हैं। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री ने इस स्कीम को आगे और एक्सटेंड किया है, जिसमें हमने जो परिवार 1,80,000 सालाना इनकम से 3 लाख के बीच में आ रहे हैं, वो 1,500 रुपये जो है वार्षिक अनुदान देकर वही 5 लाख की मुफ्त सेवाएं जो हैं अन्य जो एम्पैनल्ड आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा बौना भत्ता योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी दी जाती है? ए 2,250 रुपये, बी 1,500 रुपये, सी 5,000 रुपये, डी 3,000 रुपये। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।